रहीम। This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हमारा बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा चैप्टर, दूसरा दिन था। आज जो डेट है 12 मार्च 2021, ठीक है कि नहीं है। लेक्चर 2 ऑफ सेकेंड फेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और पॉइंट नंबर 14 बेटा, पॉइंट नंबर क्या है? 14, ठीक है कि नहीं है बेटा। फॉर पॉइंट नंबर 14 ये इस तरह से है, फॉर प्रॉपर कंपैरिजन between different elements, we define the term binding energy per nucleon. And this is equal to binding energy over nucleon number. बाइंडिंग एनर्जी ओवर न्यूक्लियन नंबर, ये जनाब उनका हमारा पॉइंट है, और इसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। फॉर प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि आपको पता है बाज एलिमेंट्स का न्यूक्लियन नंबर ज्यादा है और बाज का न्यूक्लियन नंबर कम है, तो हमें उस हिसाब से चीजों को डिस्कस करना पड़ता, ठीक है कि नहीं। आए जरा देखते हैं कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे सर, ठीक है कि नहीं। विल स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जो है हम शुरू करेंगे, और इस न्यूमेरिकल में हम बना देंगे जनाब, कोशिश करेंगे कि 5 कॉलम बनाएं इसमें। क्या बनाएं? 5 कॉलम बनाएंगे हम इसमें। विल ट्राई टू मेक 5 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला है जनाब के टॉपिक इधर है जनाब, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रियम, ठीक है कि नहीं। और मैं आपको उस हिसाब से डेटा वगैरह देता रहूंगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, और ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है। हमने पढ़ा था, उसको मैं ज्यादा डेसिमल प्लेस तक नहीं लिखता, सिर्फ 4 तक लिखता हूं। 1.0073 U। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.0087 U, ठीक है कि नहीं। एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम क्या है जी? एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम क्या है? सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम क्या है? आप 1.0073 को 1.0087 में ऐड करें तो देखें क्या बनता है। अहमद मुझे बताएं जरा क्या बनता है। 1.0073 प्लस 1.0087 को ऐड करें तो क्या बनता है? तो क्या बनता है?
2.016, ठीक है कि नहीं? ये था जी एक्सपेक्टेड मास। ये क्या है जी? एक्सपेक्टेड मास। और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास क्या है उसका? एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास ड्यूट्रियम का 2.0141। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास ऑफ ड्यूट्रियम जो है वो ये, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो मास डिफेक्ट कितना हुआ जी? मास डिफेक्ट कितना हो गया जी? बेटा एक्सपेक्टेड मास में से वो वाला मास माइनस कर दें जी, तो क्या आता है? 0.0019। ठीक है, ठीक। बेटा हम वही कल जो शुरू किया था ना टॉपिक, वो ही कर रहे हैं। उसी का लेक्चर 2 ऑफ सेकेंड फेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है कि नहीं? सेकेंड फेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और अगर आपको याद हो, मैं थोड़ी देर में वो कल के नोट्स आपके सामने लेकर आऊंगा, उससे देख लीजिए। जी मेरा ख्याल है मैंने कर दिया, कर दिया। मैंने नहीं, आपको पता मैंने नहीं करना होता, मैं किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है। वो बादशाह लोग हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। मास डिफेक्ट ये हो गया, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई जनाब? जी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी जनाब? जी, 0.0019 को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे? उस नंबर से, किससे? 934 से। एक मिनट, मास डिफेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें 0.0019 इंटू 934। अहमद क्या आया है बेटा ये? अहमद जी, जी अहमद आपने मल्टीप्लाई किया था 1.7746। अहमद ये वाली जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी है जी? टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना? किसकी? ड्यूट्रियम की। तो ड्यूट्रियम जब बना, ये देखें, ये एनर्जी का स्केल है, ये उसके इंडिपेंडेंट, ये एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। जब इन दोनों ने मिले एक ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनाया, इन्होंने 1.7746 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर दी। उसे बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेंगे। और जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना चाहें, तो 1.7746 को 2 से डिवाइड करें, देखें क्या आता है जी? जी क्या आता है? तो बता सकता है क्या वैल्यू आती है? 0.8873 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी, 0.8873। तो अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। ये तो था जनाब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ड्यूट्रियम। ये क्या था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ड्यूट्रियम, ठीक है। अब जरा आगे देखें, हम करते हैं हीलियम के बारे में बात। हीलियम का मास होता है 4.00260, ठीक है ना? ये वो उसका मास है 2602 यूनिट्स। ये उसका वो मास है जो एक्यूरेटली मेजर किया गया उसके न्यूक्लियस का, 02 यूनिट, ठीक है।
ठीक है, अब आगे देखें कि हीलियम में क्या होता है। हीलियम में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। और जब वो बनाते हैं तो एनर्जी के स्केल पर नीचे चले जाते हैं, उनका ओवरऑल बाइंडिंग हालत में उनका मास डिक्रीज हो चुका होता है और गैमा रेज रिलीज होती है। तो जनाब एक्सपेक्टेड मास ऑफ हीलियम कितना है जी? कोई मुझे बता सकता है कि एक्सपेक्टेड मास ऑफ हीलियम कितना है जी? एक्सपेक्टेड मास ऑफ हीलियम कितना है? 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स, 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना है? 1.0073। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.0, ये है 87। तो कितना एक्सपेक्टेड मास आया हीलियम का? कोई बंदा मुझे कैलकुलेट करके 4.3032। अहमद तुम माशाल्लाह जन्नती बेटे मेरे। एक्सपेक्टेड मास ऑफ हीलियम ये हो गया। और उसके बाद बेटा मास डिफेक्ट क्या होगा? मास डिफेक्ट क्या होगा जी? एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास, नहीं एक्सपेक्टेड मास। एक तो एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंट दोनों के स्पेलिंग एक जैसे हैं, ठीक है कि नहीं। तो जी हम डायरेक्ट ही बोल देते 0.029398, 0.029398। ठीक है जी, यही आया दोबारा 0.029398 आया। हाँ यस ठीक। और ये आया कैसे? 4.032 में से उसका असली मास, वो जो हमने यहां लिखा था, ये जो मैंने भी गूगल करके निकाला है, 4.002602, ये माइनस किया। ठीक है कि नहीं। तो ये सारा कुछ जनाब पर्पल में चल रहा है, मास डिफेक्ट भी उसका निकला है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई जनाब? बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई आपको याद है? आपने पढ़ा था कि बजाय आप वो, आपको होता है 1 यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होते हैं। तो डायरेक्ट इस यूनिट को आप कन्वर्ट कर लें, बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी जी? 0.02938 मल्टीप्लाइड बाय 934, 27.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 27.4, चलो 46 बस अप्रोक्सीमेट बोले, 27.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी हुई जी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका मतलब है कि हीलियम ने अपने एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पीछे कितनी ज़कात पे की जी? वो कितनी आ गई? 6.86। मुझे शक पड़ रहा है कि हम ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जहां तक याद है पुराने रट्टे के मुताबिक वो 7.5 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो 7.5 थी, लेकिन चले ठीक, 6.86 भी 7.5 के करीब ही आ रही है, ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने निकाल दी थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और मैं सारा कुछ पर्पल में कर देता हूँ। पर्पल में मैंने क्यों कर दिया? जस्ट आई वांटेड टू टेल के ये जनाब हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। और आप नोट करें कि ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन काफी कम है। ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है। और नोट करें कि हीलियम की काफी ज्यादा है उससे। ये फर्क आप जहन में रखेंगे। देखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ड्यूट्रियम बहुत थोड़ी है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ हीलियम एकदम छलांगे मारती हुई 7 के करीब चली गई। और शायद आप ओरिजिनल फिजिक्स की टेक्स्ट कंसल्ट करें तो उसमें 7 कुछ ही आएगी। अब देखें यहां आ रहा है आयरन, आयरन आ रहा है, आयरन 56, आयरन 56 आ रहा है।
आयरन 56, ठीक है कि नहीं है? तो आयरन को देख लेते हैं। हाँ, आयरन का जरा गूगल करें कि मास ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या है। जी, या मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस लिखें, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस। हाँ जी, जी, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस कितना है जनाब? मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस है 55.934937 ये मैंने अभी अभी गूगल किया, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अच्छा जी। अब उसमें गूगल करते हुए उसके साथ कुछ और भी चीजें आ गई हैं, वो हम आस्ता आस्ता डिस्कस करेंगे जी। यार आयरन का वो सिंबल क्या होता है, किसी को याद है कि नहीं? आयरन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 24 होते हैं। हेलो यार, आयरन के कोई एनीबॉडी गुड इन केमिस्ट्री याद करे हैं जी? हाँ, प्रोटॉन नंबर ऑफ आयरन क्या है? कितना है यार, दोबारा बोले, अभी आके एकदम खत्म हो गया। हाँ, 26। ठीक है, शाबाश। ये मैं अब आपके कहने पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिलीविंग कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। आयरन का जनाब 26। आप प्रोटॉन नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं गूगल से। इट्स 26 कंफर्म, बिल्कुल शाबाश। अच्छा, एक्सपेक्टेड मास ऑफ आयरन कितना है? एक्सपेक्टेड मास 26 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। एक में 56.4508, ठीक है मिलेगी। और 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कितना आया जनाब, अभी हम देख लेते हैं, आपने सेंड किया था जी। 56.4508 यूनिट, ठीक है। ये आ गया जनाब उसका मास, ठीक है। तो यार मास, ये एक्सपेक्टेड मास ऑफ आयरन, ऊपर देखिए क्या लिखा है, ये जो दायरे में है, ये क्या, ये ओरिजिनल मास है उसका जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है। तो मास डिफेक्ट ऑफ आयरन क्या है? मास डिफेक्ट क्या होगा? 0.51586, 0.5158625, ठीक है। आया कहां से है ये, कहां से आया है? एक्सपेक्टेड मास में से एक्चुअल मास उसका मेजर करें, माइनस करें 55.9349, ठीक है ना? 55.93450 कर लेते हैं। बताओ, एक मिनट है यार, यार एक मिनट, मैं अभी लिखा ही नहीं होता पिछला, तुम अगला ऐलान कर देते हो। 55.935 कर लेते हैं, ठीक। अब इतना मास ये हुआ, तो बाइंडिंग एनर्जी आयरन की कितनी हुई? 0.5158625 इंटू 934। तो अभी आप में से लिखी आई, मैं देख लेता हूँ चैट की में, वो आई है 481.8 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बड़ी ज्यादा आई। अच्छा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी आएगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी आएगी? 481.8 ओवर 56, 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माशाल्लाह, ठीक है कि नहीं? 8.6, ये तो बड़ी जो है वो है, ठीक है कि नहीं? ये इस तरह से काफी ज्यादा आ गया, नोट करें, नोट करें कि ये काफी ज्यादा है, नोट करें कि ये काफी क्या है, ज्यादा है, और ये हाईएस्ट है, ठीक है कि नहीं? आपने देखा कि ड्यूट्रियम के पास न्यूक्लियॉन नंबर थोड़ा था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बड़ी कम आई थी, 0.88 आई थी,
और हीलियम की उससे बहुत ज्यादा थी 6.86, और आयरन की तो 8.6 आई है। गूगल हमने जो कैलकुलेट किया वो 8.6 आई, गूगल में 8.8 दी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। और आयरन के बाद नंबर आता है जिरकोनियम का। किसका? जिरकोनियम। जिरकोनियम कौन सा है? 40 और 97। अब आपने आस्ता आस्ता कैलकुलेशन करनी है। आप बेटा बहुत तेज, मेरे से ज्यादा आगे चले जाते हैं जी। इसका सबसे पहले मुझे बताएं कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। जी, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 40, और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो है 57। तो एक्सपेक्टेड मास कितना है इसका? जी हाँ, इसका एक्सपेक्टेड मास कितना है? जी, एक्सपेक्टेड मास है 40 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 57 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। 40, एक मिनट अहमद, यार अहमद, एक ठीक से 50 टाइम्स 1.0073 और 57 टाइम्स 1.0087। अब आपको ये बात भी पता चल गई कि थोड़ा सा हैवी होता है न्यूट्रॉन। तो जनाब एक्सपेक्टेड मास कितना आया था वो आपने कैलकुलेट किया था, मैं देख लेता हूँ वहां से। वो आया 97.7879, 97.7879 यूनिट्स। एक्सपेक्टेड मास ये हो गया। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास क्या होगा? जी, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास जो था वो गिवन है। जी, वो गिवन है, वो दिया हुआ है, वो है जी 97.0980। तो मास डिफेक्ट कितना हुआ? जी, जी, मास डिफेक्ट कितना होगा? 97.7879 माइनस 97.0980। जी, 0.6899। ठीक है, और इसको अभी आराम से करना है आपने, ठीक है ना, जल्दी नहीं दिखानी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी इसकी? 0.6899 को 934 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? अब बताओ क्या आ रहा है? 644। बड़ा टाइमिंग के साथ आपने शॉट मारी है, जबरदस्त। कवर ड्राइव, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी 644.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के पीछे कितनी होगी? जी, कितना है उसका न्यूक्लियॉन नंबर? 97। तो जी क्या आता है ये कैलकुलेट बताएं, कितना आता है? 6.64। माय गुडनेस, आपने नोट किया, दोबारा डिक्रीज हो गया। आपके सर आज सुबह 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 तो नहीं, शाम को इतनी लंबी हमसे कैलकुलेशन करा रहे हैं। हर एक का एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट कराते हैं, हर एक का एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास कैलकुलेट करवाते हैं, और सारों का मास डिफेक्ट निकलवाते हैं, सारों की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कराते हैं, और फिर सारों की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कराकर वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करवाते हैं। ये जनाब बातें हो रही हैं आपके साथ। अच्छा, अब अगली बात, आखिरी बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो टेक लॉन्ग, मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा। आप जो है ना, आखिरी में बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है कि नहीं? आखिरी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। जी, और वो है यूरेनियम की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। ये बात द ग्रेट, तुम किधर थे?
रास्ते में था, इस्लामाबाद आ रहा था। तुम्हारी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। सर वो इस्लामाबाद आ रहा था तो बस में था। जी, यूरेनियम इज आवर लास्ट। यूरेनियम के बाद हम मजीद कोई खिचपेच नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। यूरेनियम का जो एक्यूरेटली मेजर्ड मास है ना, वो मैं बता देता हूं कि यूरेनियम का जो मास है वो है 235। यूरेनियम का मास है 235.123। ये उसका एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास है, ठीक है कि नहीं जी। जी, ये उसके एक आइसोटोप का है बेटा, ये उसका किसका है, एक आइसोटोप का है, ठीक है कि नहीं। आइसोटोप का मास है उसके का, ये 235 वाले का, 238 वाले की बात नहीं कर रहे हैं। यूरेनियम 23592 को देख रहे। अच्छा, तो इसका मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, मैं ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस नहीं करता। इसका एक्सपेक्टेड मास क्या होगा जी, हाँ, इसका एक्सपेक्टेड मास होगा 92 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। सुने बस, अब मैं प्लस 235 में से 92 को माइनस करें, कितना आता है, 143 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये करेंगे तो उससे जो है इसका मास आ जाएगा। हम आगे चले जाते हैं इधर नीचे, पूरा ये जहां से दोबारा ग्रीन यहां कहीं शुरू करते हैं इसकी, यहां से जब बिल्कुल यहां आ जाते हैं इसके जी। एक्सपेक्टेड मास कितना है इसका जी, 236.915, 236.9157। ये है जी एक्सपेक्टेड मास ऑफ यूरेनियम, एक्सपेक्टेड मास ऑफ यूरेनियम ये। और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास कितना था, बेटा एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास कितना था, वो था 235.123। वो था जी 235.123, वो हमने उधर ऊपर निकाला है, यहां पर, ठीक है कि नहीं, ऊपर जहां ये ग्रीन में आ रहा है सारा कुछ जी। तो ये देखिए, फिर मास डिफेक्ट कितना हो गया जी इसका, ठीक, 1.79 जी, 1.7927। और वो है क्या जी, 236.9157 माइनस 235.123, ये यूनिट्स में आ गया। और बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन कितनी आई, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन कितनी आई, ठीक है कि नहीं, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन। सर वैसे ऐसा क्या होता है कि मैच मैच डेफिसिट आता है? क्या कह रहे हैं सर मैच डेफिसिट क्यों आता है? डेफिशिएंट जो भी क्या कहते बेटा, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो बाउंड प्रोटॉन है ना, उसकी वो ज्यादा है, बाउंड प्रोटॉन का मास कम है और फ्री प्रोटॉन का मास ज्यादा है। कल पढ़ा था हमने, याद है आपको। सर कल वाली क्लास मेरे से मिस हो गई थी। हाँ, कल क्लास में पढ़ा था कि मास, अब बहरहाल अगर कल वाली क्लास पर से मिस होगी कोई बात नहीं, अभी सारा मैं रिवाइज अभी कर दूंगा। ये 934, तो ये कितना आया, और फिर बाइंडिंग, अच्छा हाँ, पर न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय 235, 7.125 जी, ठीक है।
ठीक है बेटा, इसको अहमद, इसको हम वो कर देते हैं जी। अच्छा बेटा, जो सब लोग मेरी बात सुन रहे हो, अब तक आप लोगों को एक बात समझ में आई है सारों को कि नहीं, कि हर एलिमेंट का, कल से हमने एक बात शुरू की थी, क्या मैं दोबारा सारी दोहरा देता हूं, ठीक है ना, मैं स्टेप वाइज सारा दोहरा देता हूं, आप लोग गौर से सुने इसमें, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। और वो क्या है कि जनाब, एक्सपेक्टेड मास होता है, एक एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास है, और एक्सपेक्टेड मास जो है वो ज्यादा होता है, और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास कम होता है, और जब फॉर्मेशन होती है एटम की तो कुछ मास डिक्रीज हो जाता है। मेरा ख्याल है मैं जरा इसको सारे बॉन्ड पॉइंट्स को पीछे जाके दोबारा कल का लेक्चर से जरा से रिवाइज करता हूं। मुझे बताएं कि आप लोगों को, ये देखें, ये कल लेक्चर यहां से शुरू हुआ था, ये लेक्चर था कल, मैं आपके सामने दोहरा देता हूं कल का लेक्चर जो है, और उसको फिर आज के लेक्चर से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये सामने आपके आ रहा है जी, जी। अब आप लोग देखें, इसमें सबसे पहला सेंटेंस कल जिससे लेक्चर शुरू हुआ था वो था कि मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इससे लेक्चर शुरू हुआ था। ये जो रेड हो रहा है, मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिर हमने ऑब्जर्व किया था कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, मास एंड एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल, ये चीज हमने पढ़ी थी, सेकंड पॉइंट पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ी थी ये बात कि जनाब अगर 1 kg को, इसमें E इज इक्वल टू mc², आप ओ लेवल से जानते हैं, c इसमें स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, स्क्वायर करें तो एनर्जी का ये फार्मूला बन जाए, एनर्जी इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 m। और अगर आप 1 kg से 1 kg को एनर्जी में कन्वर्ट करो तो 9 × 10⁻16 जूल्स की एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये प्लेनेट अर्थ की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देती है, ये प्लेनेट अर्थ की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि प्लेनेट अर्थ की सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। तो हमसे फिर ये होता क्यों नहीं है, मगर ऐसा है तो हम कर क्यों नहीं सकते? इसकी वजह ये कि टेक्नोलॉजिकली अभी इतने डेवलप नहीं हुए। जिस दिन मास को बल्क में कमर्शियली आराम से एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, प्लेनेट अर्थ के जो एनर्जी के इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी आपके सामने। पॉइंट नंबर 4 था कि 1960s में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है कि 2 प्रोटॉनों को बहुत हाई स्पीड से एक दूसरे से टकराया गया, 2 प्रोटॉन्स को बहुत ही हाई स्पीड से एक दूसरे के अंदर स्मैश कराया गया। उससे जब वो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से टकराए, ये जो रेड अभी हुए हैं, ये एरो बता रहा है कि उनकी बड़ी हाई वेलोसिटी, दायरा बता रहा है कि प्रोटॉन, ऊपर पी जो लिखा हुआ है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर, ये जोर से जब आकर लगे तो उनकी इनक्रेडिबल काइनेटिक एनर्जी, इमेंस काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मास में, और उसने एक नया प्रोटॉन बनाया और एक नया एंटी प्रोटॉन बनाया। यानी टक्कर तो ये हुई थी 2 ब्लैक की, और उसमें से 2 रेड निकल आए, एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक नेगेटिव प्रोटॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट लैब में हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, कंफर्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी को मास में कन्वर्ट कराने का सक्सेसफुल काम हुआ है। यहां तक ठीक है भाई, बातें आपको याद है कल की, है सबको याद है। आगे चलते हैं। फिर हमने मजे की बात डिस्कस की थी, या अच्छा जी, मजे की बात हमने ये डिस्कस की थी कि जो जो ये ये देखिए आपके सामने, फिर वो आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया। ये देखिए, ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, आगे तक चलते चलिए।
ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है कि नहीं है, ये सारा जो भी येलो हो गया। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो विजिबल लाइट के अपर एंड के फोटॉन्स होते हैं, विजिबल लाइट कहां से शुरू होती है? विजिबल लाइट शुरू तो यहां से होती है, ये देखें, ये विजिबल लाइट है जिसपे मैंने अभी ब्लू लाइन लगाई। मगर अल्ट्रा वायलेट रीजन के फोटॉन से लेकर वायलेट के काफी अंदर तक जो फोटॉन्स हैं, उनमें ये सलाहियत है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब किसी पे भी गिरते हैं तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। और फिर मैंने कहा था जो जो आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाए, जो जो आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाए, तो जनाब आप अल्ट्रा वायलेट के जो फोटॉन्स हैं वो तो नॉर्मल वुड के अंदर से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेते हैं, किसी लिविंग मैटर के ऊपर से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट के। वो इंसुलेटर्स में से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। और अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा जिनकी एक्सरेज के जो फोटोन है वो कॉम्पटन इफेक्ट करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि एक फोटोन आया है, ये देखिए यहां पर, जिसको मैं भी रेड करने लगा हूं, ठीक है कि नहीं है। एक फोटोन आया है, फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ को चला गया, और फोटोन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये चीज जो है एक्सरे करते हैं। और एक्सरे से भी जो ज्यादा ताकतवर फोटॉन्स हैं गैमा रेस के, वो पेयर प्रोडक्शन करते हैं। पेयर प्रोडक्शन क्या होती है कि गैमा रे मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ये जो है, जो भी ब्लैक हो जाएगा, ये गैमा रे फोटोन है। कर्सर के साथ आप देखें, ये आया है, ये एक, और अंदर यहां लिखा हुआ है मैंने स्पेशल एनवायरनमेंट। मैं उस स्पेशल एनवायरनमेंट को डिस्कस नहीं करूंगा। उस स्पेशल एनवायरनमेंट में गैमा रे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक पॉजिट्रॉन बनाता है, और मैंने कहा कि सिंथेसाइज करता है, यानी वो वहां नहीं था पहले इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन उसने मैन्युफैक्चर किया अपनी एनर्जी से, और वो पॉजिट्रॉन भी मैन्युफैक्चर हुआ, यानी मतलब आउट ऑफ नोवेयर वो प्रोड्यूस हुआ। गैमा रे डिसअपियर हो गया। और गैमा रे की जो एनर्जी है, ये देखें, ये HF है गैमा रे की एनर्जी। इसमें से ये है सिंथेसाइजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है सिंथेसाइजिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, और ये उनकी काइनेटिक एनर्जी है। यानी उसने उनको सिंथेसाइज भी किया और उन्हें काइनेटिक एनर्जी भी दी, ठीक है कि नहीं है। और यहां पर अगर आप नोट करें तो मैं जो रेस्ट मास है उसको जी 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 हाँ इस क्वेश्चन मोमेंटम भी नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन जी, में? ये क्वेश्चन मोमेंटम में भी आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन मोमेंटम। नहीं सर, इस क्वेश्चन में मोमेंटम क्यों नहीं है सर? मैंने इसमें मोमेंट, ये एनर्जी का लिखी है ना मैंने, अगर आप कहते तो मोमेंटम वाली भी लिख देता। मैंने मोमेंटम की क्वेश्चन लिखी नहीं, लिखी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वो ये एनर्जी की क्वेश्चन लिखी है, ठीक है ठीक कि है नहीं। सर। मोमेंटम कंजर्वेशन की भी क्वेश्चन यहाँ बनती है। यहां पर आकर मैंने बच्चों को बताया हुआ था, यहां आकर मैंने बताया रुके हुए इलेक्ट्रॉन और मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट होता है। और वो मैंने उनको बताया कि रुके हुए इलेक्ट्रॉन को मैं m0 से जाहिर कर रहा हूं, ये देखिए, यानी जब इलेक्ट्रॉन मैन्युफैक्चर हो रहा था गैमा रे की एनर्जी से, तो उसका रेस्ट मास इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद जब वो मोशन में आया, ये देखिए यहां पर, उसको मैं m0 से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं उसको डिफरेंट m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गया तो उसका मास फर्क है। और इस तरह से पॉजिट्रॉन का मास भी फर्क है उससे जो रेस्ट मास है, वैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है। फिर मैंने कहा था कि ये भी एक रिएक्शन रिपोर्ट हुआ, और ये सारा कुछ 1930s में हो चुका था। पॉजिट्रॉन 1932 में कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर कर लिया था। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन आया, इसने आकर एक पॉजिट्रॉन को टक्कर मारी और दो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस हुए। ये मास कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी की एक बड़ी वाजिया मिसाल थी। Electron and positron annihilated with each other to produce two gamma ray photons. फिर आगे चलते गए हमने यहां पर एनर्जी के यूनिट को दोबारा रिवाइज कर लिया, और पॉइंट नंबर 6 में मैंने बच्चों को बताया था कि रुके हुए पार्टिकल की मास और होता है और मूविंग पार्टिकल का मास और होता है। और यहीं पर मैंने उन्हें डिस्क्लोज किया कि इंडिविजुअल प्रोटॉन स्पेस में जा रहा हो तो उसका मास और है, और इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का मास और है। जब वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस का पार्ट बन जाते हैं तो उनका मास थोड़ा कम हो जाता है। ये बात मैंने पॉइंट नंबर 6 पे डिस्क्लोज की थी। पॉइंट नंबर 7 में हमने दोबारा एनर्जी को वर्कआउट कर लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, गीगा क्या है। और उसमें से हमने मेगा वाले को जरा ब्लू में लिख लिया कि भाई हम इसको शायद बार बार इस्तेमाल करेंगे। यहां तक आगे चले, फिर हमने ये देखा कि यार एनर्जी जो है केजी में होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लगाएं तो एनर्जी जूल्स में आ जाती है। सॉरी, मास केजी में होता है, आई एम सॉरी, मास केजी में होता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर में जो m पुट करते हैं वो केजी में पुट करते हैं, और फिर c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो एनर्जी जूल्स में आती है। फिर मैंने आपके इनके सामने, बच्चों के सामने ये एक क्वेश्चन रखा। मैंने कहा कि मास अगर 1 यूनिट मास हो, ये देखिए जहां कर्सर आप देख रहे हैं, मास 1 यूनिट को केजी में कन्वर्ट करें 1.66 × 10⁻27 केजी, ये मास केजी में आ गया। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लगाया तो ये एनर्जी जूल्स में आ गई, और फिर इस एनर्जी को जूल्स को 1.6 × 10⁻13 से डिवाइड किया तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा अगर आपको मास यूनिट में दिया हो, फिर आप उसे केजी में कन्वर्ट करें, फिर आप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लगाकर उसको जूल्स में कन्वर्ट करें, और फिर उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, तो मैंने कहा कि आप ये लंबा रास्ता क्यों अडॉप्ट करते हैं, आप यहां से ये शॉर्टकट खेला करें। आपको जुबानी याद होना चाहिए कि 1 यूनिट मास जो है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाज दफा पेपर में 930 लिखा होता है, इसको इस्तेमाल कर लिया। और फिर मैंने कहा ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, शो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये खाली जून 2017 में नहीं, ये 2-3 दफा आया हुआ है, और उसमें आपने वर्किंग क्या करनी है, आपने ये पूरी मोशन, ये पूरी चीज दिखा देनी, और अपनी आम कैलकुलेशंस में आपने ये वाला पाथ यूज करना है। अगर आपको मास इन यूनिट दिया हुआ हो, और नहीं, ये 930 गिवन होगा, अगर डायरेक्ट यूज करना है तो वो गिवन होता है। आ गया जी। यहां पर आप देखें पॉइंट नंबर 9 में कहा गया कि मास ऑफ फ्री प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मोर देन द बाउंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ये जब बात हुई थी तो उसके बाद यहां देखिए मास ऑफ फ्री प्रोटॉन दिया गया था आपको, मास ऑफ फ्री न्यूट्रॉन दिया हुआ था। ये देखिए ये मास ऑफ फ्री प्रोटॉन है ये, और फिर ये मास ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। और आपको बताया था दैट ड्यूटेरियम में क्या होता है, ड्यूटेरियम सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूटेरियम ये था, ये जो कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पर, ये एक्सपेक्टेड मास, और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास ड्यूटेरियम का ये था। फिर यहाँ मैंने ये भी बात बताई थी कि एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट ऑफ द मास जो होती है वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से होती है, और उसमें ये मैग्नेटिज्म का रूल लगता है, BQV इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, और m इज इक्वल टू BQR ओवर v। तो फिर हमने देखा कि उसके जो 3rd डेसिमल प्लेस और 4th डेसिमल प्लेस में डिफरेंस था। ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास है ड्यूटेरियम का, ये आ रहा है 3रे, 4थे और 5वें नंबर पे इसका। और ये देखिए यहाँ जो रेड में लिखा हुआ है वो ज्यादा डिफरेंट है, और जो ब्लू में लिखा हुआ है वो डिफरेंट है, और यही डिफरेंस मास डिफेक्ट निकाला हमने, एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास, इतना मास डिफेक्ट आ गया, ये जो यहाँ आ रहा है। तो हमने यहाँ पर एनर्जी की एक डायग्राम बनाई। हमने कहा जी ये अकेला जो प्रोटॉन था जिसके गिर्द कर्सर है, और न्यूट्रॉन, इनके मास ज्यादा थे। जब ये दोनों मिले, जुड़े, और ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बनाया इन्होंने, तो इनके मास में इतनी कमी वाकया हो गई, इतना मास कम हो गया, और वो गैमा रे में कन्वर्ट हुआ, और वो एनर्जी रिलीज हो गई। इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है कि नहीं। अब ये एनर्जी रिलीज हुई, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाती, ठीक है कि नहीं। और मैं यही कह रहा था कि यहाँ जो कैलकुलेशन हुई है ना, ये उस पेज पे जो उधर हुआ हुआ है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हमने ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हुए जरा सी गलती की है, देखते हैं क्या किया। अब देखें, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कम क्लोज फ्रॉम इन्फिनिटी एंड फॉर्म अ न्यूक्लियस। ये बात, ये देखें, ये जो चीज है ये क्या है, एक न्यूट्रॉन है जिसे मैंने ब्लैक किया, ये एक और न्यूट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये चारों मिलकर इन्होंने ये न्यूक्लियस बना लिया जो मैंने अभी ब्लैक किया। तो इन्होंने जनाब एनर्जी रिलीज कर दी, वो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। ये देखें, ये आपके सामने स्केल बना हुआ है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये मिले हीलियम का न्यूक्लियस बना। तो इन्होंने 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की। ये मैंने अपनी जुबानी बताई थी। आज जो आपने कैलकुलेशन की है वो 28 के करीब की है।
तो मुझे शक पड़ रहा था कि कोई काम गलत हो रहा है, कोई नंबर हम एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज मैंने जितनी कैलकुलेशन की हमारे सारे आंसर ओरिजिनल आंसर से थोड़े थोड़े कम आए हैं। अच्छा जी, यहां पर बातें करते करते मैंने ये कहा कि ये एक शख्स खड़ा है राइट साइड पे, देखें ये राइट साइड पर एक बंदा खड़ा है, इसके हाथों से अगर कोई ईंट गिर जाती है नीचे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचती है और वो 160 जूल्स की एनर्जी लूज करता है, 160 जूल्स की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट। अब आप उसी ईंट को उठाकर बी से ए पे लाना चाहते हैं, आप 160 जूल्स की क्या दें, एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें उसको 160 जूल्स की। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिले और हीलियम का न्यूक्लियस बना और 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, आप इतनी एनर्जी का एक गैमा रे फोटोन मारे इस न्यूक्लियस को, तो ये न्यूक्लियस टूट के वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू टीयर अ न्यूक्लियस अपार्ट एंड टेक ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स टू अ डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ये देखें, ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये मिलकर इन्होंने हीलियम का न्यूक्लियस बनाया और 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की। आप इसे 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन मार दें, न्यूक्लियस दोबारा टूट जाए। फिर मैंने कल बताया था कि आपने पढ़ा हुआ है, ये देखिए राइट साइड पे जहां कर्सर है, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा था जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती। मैंने कहा था कि अर्ली यूनिवर्स वाज हॉट, पॉइंट नंबर 13 जहां लेक्चर एंड हुआ था, अर्ली यूनिवर्स हॉट था, उसका टेम्परेचर 10⁻14 केल्विन था। उस वक्त यूनिवर्स जो था उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, पॉजिट्रॉन थे और तकरीबन रफली 200 टाइप के डिफरेंट पार्टिकल्स थे। उस वक्त अगर कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़कर कोई एटम बनाते भी थे तो कहीं और से एक प्रोटॉन आके उन्हें टक्कर मारता था और तोड़ देता था। ठीक है कि नहीं? यानी ये देखें, ये आपके पास हीलियम का एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये हीलियम का एटम है, यहां से एक प्रोटॉन आया, उसने इसको इतने जोर की टक्कर मारी कि इसके फिर टुकड़े कर दिए, इसको सब दोबारा तोड़ दिए। पता चला कि अर्ली यूनिवर्स में जब प्लाज्मा एरा था, फिर यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, यूनिवर्स एडियाबैटिकली एक्सपैंड हुआ। एडियाबैटिकली एक्सपेंशन का मतलब होता है कि व्हेन एनीथिंग एक्सपैंड्स सडनली इट कूल्स डाउन, इट एक्सपैंड्स एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तो यूनिवर्स सडनली एक्सपैंड हुआ तो ठंडा हो गया, ठंडा हुआ तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो हो गई। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो हुई तो फ्यूजन एरा स्टार्ट हुआ और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर उन्होंने न्यूक्लियस फॉर्मेशन बनाई। फिर किसी प्रोटॉन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी न्यूक्लियस को आगे हिट करता और उसे उसके टुकड़े कर देता। फिर मैंने कहा 2 ड्यूट्रियम मिले तो हीलियम बना और 3 हीलियम बने तो कार्बन बना बेटा, और एक कार्बन में आकर एक हीलियम ने टकराया हीलियम तो ऑक्सीजन बन गया। 2 कार्बन आपस में टकराए तो मैग्नीशियम बना और मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम के साथ फ्यूज किया तो आयरन बना बेटा। ये थी स्टोरी अर्ली यूनिवर्स की, कि मैंने कहा था अर्ली यूनिवर्स फ्यूजन एरा था। और उसके बाद हमने ये कहा जनाब कि यहां से हमने कल का लेक्चर ये एंड किया था, ये था जनाब कल का लेक्चर। और उसके बाद आज हमने शुरू किया, तो आज का टॉपिक का हमने नाम रखा थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। टॉपिक का नाम क्या था जी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और वो ये था, ये आज जो शुरू हुआ लेक्चर 2 ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द रेडियोएक्टिविटी, ये आज का था लेक्चर। मुझे बताएं, किसी को इस बारे में मसला हो तो मुझे बताएं जी। नहीं समझ आया तो मैं हाजिर हूं। हेलो हेलो जी। सर जो रिवाइज करा है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ वो तो सारा समझ, इसमें भी कोई रिवाइज में तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर। ठीक है। अब ये सामने क्या है? फॉर प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स वी डिफाइन द टर्म बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसकी जरूरत क्यों पेश आई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की? एक दफा बेटा पूछा क्या हुआ, ठीक है ना, ये एक लड़का था ना,
इसका नाम था असलम और इसका एक दोस्त था अकरम। ईद उल फितर के दिन थे, ईद उल फितर आई हुई थी। असलम ने अकरम से पूछा कि तुम्हारे अब्बू ने फितराना कितना दिया, यानी गरीबों को जो वो एक अमाउंट देनी होती है नमाज फितर, ईद उल फितर से पहले, वो कितना दिए। अकरम ने कहा मेरे अब्बू ने 5000 रुपीज फितराना दिया है। असलम ने कहा जी हमने तो जनाब 6000 फितराना दिए, हम जीत गए तुम्हारे से। अकरम को गुस्सा चढ़ गया। अकरम ने कहा असलम तुम लोग टोटल फैमिली मेंबर कितने हो, अम्मी अब्बू और सब बहन भाई मिलाकर कितने हो। असलम ने कहा कि मेरे अम्मी अब्बू और मेरे अलावा मेरे जो है ना वो हैं, दो भाई हैं हम, दो भाई हैं हम और दो बहनें हैं, तो हम तो टोटल 6 लोग हैं। अकरम ने कहा कि 6000 को 6 से डिवाइड करो। तुम्हारे अब्बू ने पर पर्सन 1000 रुपया फितराना दिया, फैमिली के एक मेंबर, क्योंकि फितराना आपको होता है ना पर फैमिली मेंबर होता, तो पर फैमिली मेंबर पर पर्सन तुम्हारे अब्बू ने 1000 रुपये दिए। उसने कहा मैं हूं, एक मेरी सिस्टर है और मेरे अम्मी अब्बू, हम 4 लोग हैं। मेरे अब्बू ने 5000 फितराना दिया है, तो पर पर्सन तो मेरे अब्बू ने 1250 रुपीज पर पर्सन सेंड किए। तो पर पर्सन 1250 रुपीज अगर सेंड किया है पर पर्सन, तो क्या कहते हैं हम जीत गए, हमने ज्यादा चैरिटी की है, तुम लोगों ने कम की है, तो मुझे मेरे सामने फोंडे ना मारो, ठीक है ना, परे रहो। ये बात हुई उनकी। हमने जब ये बात सुनी तो हमने कहा यार हमें भी जरा थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशंस को देखना चाहिए। कल हमने खाली बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, हमने फिर एक नई टर्म डिफाइन की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होती है उसको न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर दो। ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना, सेकंड फेज ऑफ द रेडियोएक्टिविटी। आते साथ हमने एक न्यूमेरिकल बड़े जोश में शुरू किया, उसके 5 कॉलम बनाए, इतने तंग तंग बनाए कि जगह ही तंग पड़ गई। राइट साइड पर मैंने ड्यूट्रियम रखा, बिल्कुल सॉरी लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आप देखें तो ये देखें, ये मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया हुआ, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम क्या है, ड्यूट्रियम ये मास, एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास उसका ये है। अच्छा वैसे मुझे शक है कि ये हमने ना थोड़ी सी को ना, मुझे लगता है गड़बड़ गुड़बड़ की है, लेकिन खैर चलो ठीक है। मास डिफेक्ट हमारा ये आ गया, ठीक है कि नहीं, मास डिफेक्ट ये आ गया, ये यूनिट्स में आया, उसमें वो जो एटॉमिक मास यूनिट ही होता है यू, उसमें आया। हमने इसको एटॉमिक मास यूनिट को, इसको बाइंडिंग एनर्जी 934 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1.7746 आ गई। ये कल वाली वैल्यू से कम आई है, मुझे शक है हमने कोई गलती की, क्योंकि मुझे उस जब पहले हमने कैलकुलेट किया तो मुझे यही लग रहा था कि ये वैल्यू गलत कैलकुलेट हुई, और 1.7746 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, और इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 0.88, ये वैसे रफली 1 से थोड़ी बड़ी होती, ये मुझे इतना याद है, ये 1 से बड़ी थी वैल्यू जो पुराने वैल्यूज में, ठीक है ना। बहरहाल खैर कोई बात नहीं, आज हमारी सारी बाइंडिंग एनर्जियां कम आ रही। फिर देखें हीलियम की बारी आई। हीलियम का ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, ये उसका एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास, ये उसका क्या है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास। और वैसे ये है कि क्या कहते हैं, आप अगर इसे गूगल करें, मेरा ख्याल है इससे भी कम आता है, मुझे अब सही शक पड़ रहा है, आज हम सारा कुछ ही थोड़ा कैलकुलेशन हमारी ठीक नहीं जा रही। 12 अब ये देखिए, ये एनर्जी का स्केल दिखाया था हीलियम का, ये 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ये एनर्जी का स्केल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले तो ये जनाब हीलियम न्यूक्लियस बना, ठीक है। ये कर्सर नजर आ रहा सबको कि नहीं, हेलो, अच्छा कर्सर कहीं स्टकअप तो नहीं हुआ मेरे फोन उस कैमरे में स्टकअप हो गया जी, स्टक हुआ हुआ। जी चलें यहां देख लेंगे, हाँ अब आ गए, देखिए ये हीलियम है, ये देखें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिले तो ये गैमा रेज रिलीज हुई। तो एक्सपेक्टेड मास क्या था, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये देखें तो वो आ गया 4.01।
और मास हमने ये था एक्सपेक्टेड मास और वो था एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास। एक्सपेक्टेड मास से एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास माइनस किया और फिर इसको 934 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 934 नहीं, इससे मल्टीप्लाई किया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मुझे वैसे इतना पता है कि इससे थोड़ी ज्यादा होती है, मुझे याद है 32 मैंने कल लिखी थी। और ये जो 6.86 आपने कैलकुलेट किया है ना, हाँ मेरा ख्याल तो वो 6.86 जो है ना, वो मेरे ख्याल में 7 पॉइंट समथिंग आती है, 7.2 मुझे याद है, कुछ इस तरह थी। बहरहाल खैर, नेवरदलेस द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक टुडे, वो आज का जो पॉइंट मैं कहना चाहता था वो क्लियर हो चुका है। मैं कहना चाहता था ड्यूट्रियम से हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सिग्निफिकेंटली ज्यादा है और आयरन की सबसे ज्यादा होती है। ये देखें, आयरन की एक्सपेक्टेड मास देखें और उसका एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास निकालें, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करें, बाइंडिंग एनर्जी निकालें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालें, वो 8.86। अगर आप गूगल करें तो उसमें 8.8 लिखी होगी और साथ ही लिखा होगा कि बाइंडिंग एनर्जी आयरन की सबसे ज्यादा है। दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन, ठीक है ना। मैं इसी पे मेरा आज लेक्चर जो है वो बेस करेगा। और फिर आगे देखिए, जिरकोनियम का जब हमने निकाला, जिरकोनियम का प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियॉन नंबर आयरन से आगे है, पीरियोडिक टेबल में जिरकोनियम आगे है, तो जिरकोनियम की बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, वो 6.6 पर आ गई जी। एक्सपेक्टेड मास दिया हुआ होता है, रिजवान सैयद सैफुल्लाह रिजवान इस तरीके। और फिर हमने यूरेनियम का कैलकुलेट की, यूरेनियम की हमसे पूरी कैलकुलेट नहीं हुई, यहां पर हमने यूरेनियम का ऊपर ये एक्सपेक्टेड मास एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास लिखा, एक्सपेक्टेड मास कैलकुलेट किया और फिर वो ग्रीन में, जो कुछ ग्रीन में हो रहा है ना वो यूरेनियम का, और फिर उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी निकाली और वो ये सारा काम कर, गोया के साइंटिस्ट ने ये तकलीफ दे काम सारे एलिमेंट्स के लिए किया। यानी 110 जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट की गई, ठीक है कि नहीं। उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट की गई, ठीक है कि नहीं। और अगर उनके कुछ एक एलिमेंट के कुछ 6 स्टेबल आइसोटोप थे ना, उन सब की अलग अलग कैलकुलेट की गई। लेकिन गोरे के पास आपको पता हमारी तरह के मसाइल नहीं थे, उसके फारिग आदमी था, पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी होकर इंग्लैंड अमेरिका जा रही थी, तो उस सुकून से रिसर्च तो कर सकते थे। तो 16वें पॉइंट पर हम चले गए और 16वां पॉइंट अब हम आपके सामने बन रहे हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर पूछे है क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हर प्रोटॉन, हर एलिमेंट ने जो अपने एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पीछे एनर्जी की ज़कात दी है वो, ठीक है कि नहीं। मैं इसको थोड़ा ठीक करके बना लेता हूं। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, नोट करें कि यहां लिखा है 50, यहां लिखा है 100, यहां लिखा है 150, यहां लिखा है 200 और यहां लिखा है 250। और वाई एक्सिस पर यहां लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन नंबर, ये न्यूक्लियॉन नंबर। और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8.8 पे आयरन की जो एनर्जी थी वो हाईएस्ट थी। ये वो जगह थी जहां आयरन ने टॉप किया था, ठीक है कि नहीं। और देखें ड्यूट्रियम की एनर्जी, ड्यूट्रियम 2 है, ड्यूट्रियम की एनर्जी 1 के करीब थी, मैंने कहा ना 1 के करीब, ठीक है कि नहीं। ये और हीलियम यहां है 4, हीलियम एकदम जंप मार के 7 पॉइंट समथिंग पे जाता है। आज की हमारी कैलकुलेशन 6.8 कह रही है, लेकिन मुझे इतना पता है 7 के करीब उसकी वैल्यू। और जिरकोनियम यहां कहीं था और आपने नोट किया कि उसकी एनर्जी कम थी, बाइंडिंग एनर्जी कम थी। और इधर आयरन यूरेनियम 235
वो भी समवेयर ओवर हियर था। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर ये कर्व के अंदर फिट करने की कोशिश करूं, ये बेटा बनता है ये ग्राफ, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस न्यूक्लियन नंबर। ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, और ये बड़ा फेमस ग्राफ। और सर अगर जी मैं सुन सर रहा हूं। इस ट्रेंड का कोई रीजन है कि पहले इतना ड्रास्टिक इंक्रीज फिर वापस कम क्यों होता है? जी इसका रीजन है, मगर मैंने उस सारे रीजन को कल से डेलिब्रेटली बिल्कुल अवॉइड किया है। 1 2 3 4, आप देखिए मैं क्या गिन रहा हूं, 5, फिर क्या गिन रहा हूं, ये देखिए 5 दफा ये ग्राफ आपके पेपरों में बना हुआ है। 5 दफा ये ग्राफ अभी तक मैंने ऐसे तेजी से पास पेपर गिनवा रहा हूं। 5 दफा, 6 दफा हो गया जनाब, मैंने इसको 6 दफा तो इस ग्राफ को देखा है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, ठीक है, एक ड्रास्टिक इंक्रीज, फिर ये सारा कुछ। ठीक है, अब आपने गौर से मेरी बातें सुननी है, इंतहाई अहम बातें, ठीक है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड डाटा है, ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड डाटा। अगर आप इसको गूगल करेंगे, 1 मिनट ठहरेंगे, मैं आपके सामने अभी इसको गूगल पे भी ले जाके दिखाता हूं आपको, अल्लाह करे कि आ जाए सामने। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये देखें, ये देखें, ये आपके सामने बना हुआ आ गया। आपने देखा है कि इसमें मैंने इसी तरह का ही बनाया ना, और वो देखें आयरन के ऊपर पीक दिखा रहा है वो, ठीक है कि नहीं, रीजन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी, और ये देखें नीचे लाता दिखा रहा है। और इसी तरह का मैंने बनाया, ये देखें, ये थी न्यूक्लियन नंबर, ठीक है कि नहीं, हीलियम, और वो देखें हीलियम पे वो ऊपर मैंने कहा ना 7 से ऊपर जाता है हीलियम, ये नोट करें यहां पर, ये देखें, ठीक है कि नहीं। उसके बाद और भी अगर आपने इसको देखना है, ये देखिए यहां पर भी, ये भी इसी तरह ही बना हुआ है, बहुत तफसील से लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। आए जरा आप इसके बारे में बातें करते हैं, बड़े मजे मजे की बातें, आपको पसंद आएंगी, ठीक है कि नहीं है। यार मैं ना पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं, फर्ज करें आप सब, आप फर्ज करें मेरे 250 स्टूडेंट्स हैं, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल, और मेरे 250 स्टूडेंट्स सारे घरों से 1000 रुपया लाए थे, आप सबकी जेबों में 1,000 रुपया था, ठीक है, आप ले आए, सबकी जेबों में 1000 रुपया था। अब आप लोगों ने चैरिटी की, सब ने, किसी ने ज्यादा की, किसी ने कम की। अब अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊं, यहां पर मैं आपका नाम लिखता जाऊं, इधर मैं नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखूं कि जनाब अब्दुल्ला सैफ, जनाब सैफुल्ला रिजवान, इधर लिखूं जनाब अहमद अब्दुल रहमान, इधर जनाब आप सारों के नाम लिखता जाऊं, और वाई एक्सिस पे लिखूं डोनेशन या चैरिटी, और फिर इस तरह का फर्ज करें कि ग्राफ ऐसे बन जाता है, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल। तो इस ग्राफ को देखकर बंदे को एक कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है कि शायद वो कहेगा कि यार अहमद अब्दुल रहमान के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, हालांकि वाई एक्सिस पर है डोनेशन, यानी जो दे दिया, चूंकि दे दिया तो अब पैसे सबसे कम अहमद के पास होंगे। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि ये ग्राफ धोखा देता है, क्यों, क्योंकि इसके वाई एक्सिस पर है बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो दे दी, जो निकाल दी अपने आप से। जब वो एनर्जी निकाल दी अपने आप से, तो फिर पूछें क्या हुआ, हुआ ये कि अब वो आयरन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये देखिए, ये फर्ज करें कि अर्ली यूनिवर्स था, ये एनर्जी का स्केल था,
ये एनर्जी का स्केल था, ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से करोड़ों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवारा फिर रहे थे, ठीक है कि नहीं। उनमें से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिला तो उन्होंने ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस बनाया, ठीक है कि नहीं। ये ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस है। नोट करें कि ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस एनर्जी के मामले में इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ज्यादा करीब है। ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिले तो ये मिलाकर हीलियम बनाया उन्होंने। ये हीलियम है और ये 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी ज़कात दी। अब मैंने कहा ना, मुझे वैल्यू आज जो हमने कैलकुलेट की 6.86 है, वैसे मुझे इतना पता 7 पॉइंट से जरा ज्यादा ही थी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और सारों का शहजादा आयरन था। आयरन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे वो सारे इधर नीचे चले गए। आयरन का न्यूक्लियस एनर्जी के स्केल में सबसे ज्यादा गरीब था, अब उनके पास सबसे ज्यादा कम एनर्जी। और यूरेनियम वगैरह जो है वो थोड़े ऊपर है इधर करके, ठीक है कि नहीं। तो अब आप मेरी बात सारे गौर से सुने सुने। फर्ज करें किसी जगह पर पहाड़ में ऐसी वादी बन रही हो, फर्ज करें कोई ऊंचा ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे इस तरह का कोई पहाड़ और यूं यूं पहाड़, ठीक है। इस पहाड़ में कुछ पत्थर इधर पड़े हुए, कुछ पत्थर इधर पड़े हुए, कुछ पत्थर इधर पड़े हुए, और कुछ पत्थर इधर पड़े हुए, और कुछ पत्थर इधर पड़े हुए। ये है मुकाम ए, ये मुकाम बी, और ये है मुकाम सी। बेटा ए और बी के दरमियान जितने पत्थर हैं ना वो यूं नीचे आते हैं, आयरन इस तरह बी की तरफ आने की कोशिश करते हैं। और बेटा वो जो सी की तरफ वाले पत्थर है ना वो भी बी की तरफ ही आते हैं। समझ आई ये बात। अब सुने मेरी बात, गौर से सुननी सारों ने, बहुत गौर से सुननी। वो ये मैंने कहा ये ग्राफ देता है धोखा। ये ग्राफ पे वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है एनर्जी रिलीज्ड। अगर वाई एक्सिस पर एनर्जी रिलीज लिखी हुई है तो इसका मतलब है आयरन ने सबसे ज्यादा एनर्जी दी। आयरन के न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज की। अब वो एनर्जी के मामले में सबसे ज्यादा गरीब हैं, नीचे हैं। इस ग्राफ को ओरिजिनली ऐसे बनाना चाहिए था, इस ग्राफ को इस तरह से बनाना चाहिए था, ऐसे। आयरन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां है, ड्यूट्रियम यहां है, हीलियम यहां है, कार्बन ऑक्सीजन वगैरह यहां है। तो क्या होता है बेटा, बेटा ये वाले एलिमेंट्स फ्यूजन करते हैं, और ये एलिमेंट्स फ्यूजन करके आयरन का न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा आयरन से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं उनकी फ्यूजन एक्सोथर्मिक है। जब इसका मतलब है आयरन से छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं, जो आयरन से छोटे हैं, जिस तरह ये ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम से मिला तो हीलियम बनाया इसने, तो इसने एनर्जी रिलीज की। क्यों एनर्जी रिलीज की? इसलिए कि ये एनर्जी का स्केल है। ये एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये दोनों मिले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसने एनर्जी रिलीज की। ये एक और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, इन्होंने एनर्जी रिलीज की। मगर जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिले तो उन्होंने जरा ज्यादा एनर्जी रिलीज की, वो एनर्जी के स्केल पर नीचे जा चुके थे। अब ड्यूट्रियम अगर चाहता है कि उसके न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बनाएं तो उनको वो एडिशनल एनर्जी मजीद लूज करनी पड़ेगी, इसके बराबर आना पड़ेगा। तो पता चला कि ड्यूट्रियम का ड्यूट्रियम से मिलना होता तो हाई टेम्परेचर पर है, शुरू में तो एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब हीलियम बन जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इससे यह बात भी पता चली कि जनाब आयरन से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे फ्यूज टुगेदर करके क्या करते हैं जनाब, सारे फ्यूज टुगेदर करके आयरन का न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं सारे आयरन। तो इसका मतलब है आयरन से छोटे एलिमेंट्स की फिशन फ्यूजन जो है वो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन आयरन से छोटे एलिमेंट्स की अगर आप फिशन करने की कोशिश करेंगे, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है कि नहीं।
और आयरन से जो बड़े एलिमेंट्स हैं जिस तरह यूरेनियम है, यूरेनियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एनर्जी के स्केल पर इधर है, यूरेनियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आयरन की निस्बत रिचर है, तो उनकी फिशन जब करो, यूरेनियम 23592 को एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मारो और उससे वो आपको पता है बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, तो जो उसका न्यूक्लियस इधर कहीं आता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के न्यूक्लियस बनाता है, तो इधर वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी फिशन एंडोथर्मिक, उनकी फिशन सॉरी क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पता चला कि आयरन से बड़े भी आयरन बनाना चाहते हैं, आयरन से छोटे भी आयरन बनाना चाहते हैं, आयरन से छोटे फिशन फ्यूजन करके आयरन बनाते हैं, और आयरन से बड़े जो है फिशन करके आयरन बनाते हैं। आयरन उनका मेन मकसद है कि इस तक आना है हमने। आयरन सर से एक क्वेश्चन है। अब मैं भी इस पर बात करता हूँ, ठहरे। आयरन से जो बड़े हैं उनकी फ्यूजन कराएं, मतलब आप यूरेनियम 23592 को जबरदस्ती यूरेनियम 23592 में फ्यूजन कराएं, इनकी एक बड़ा एलिमेंट बनाना चाहें, तो बेटा वो उसके लिए आपको एनर्जी बड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी और वो बनते साथ टूट भी जाएगा। आपने कभी सुना, आप जब से पैदा हुए और जब से बड़े हुए आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जी उन्होंने नया एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर किया, वो जितने हैं उतने ही हैं। मैं भी जब से मैं 19 होश संभाला और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू की, मैंने नहीं सुना कि बड़ा एलिमेंट बनाया उन्होंने। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो टूट जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है। बात ऐसा बेटा, मैं आज अपनी कल से लेकर आज तक मैंने न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स को नहीं छेड़ा, बिल्कुल मैंने गुफ्तगू करनी नहीं। मैंने अगर उसको बीच में लाया तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि फिर वो मुझे फिर अपनी मेरी गुफ्तगू 1-1.5 घंटा और आगे चली जाएगी। आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है ना। वो एक लंबी बहस एक और नई शुरू हो जाएगी, ठीक है। मुझे बताएं आप लोगों को ये बात समझ में आई है जो मैंने कही है आपको? हेलो हेलो, जी सर। समझ? अफजा, मरियम नईम, सैफुल्लाह रिजवान, सबको ये बात समझ में आ गई? सैयद उमैर फरीद, अहमद, अहमद अब्दुलरहमान, बेटा कहां से नहीं समझ आई मुझे बताओ। अहमद, अहमद बेटा बताओ। हेलो फिशन अहमद, यार देखो ना, इस तरह से मैंने अभी एक बात मिसाल दी कि यार देखिए, अगर तेरे सामने कोई वादी है जिसमें इस तरह की वादी बनी हुई, तो यार इधर अगर कोई पत्थर पड़े हैं ना, तो बेटा उनमें नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इस तरफ आएंगे। इधर के पत्थर भी बेटा नेचुरली इस तरफ को ही आएंगे। तो आप देखो एनर्जी के स्केल पे सबसे ज्यादा नीचे एनर्जी पे आयरन का न्यूक्लियस और यूरेनियम का न्यूक्लियस इधर है। यानी ये अगर ये थे एनर्जी फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेवल है, ये लेवल किसका है? फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जब यूरेनियम बना था, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस बना, उन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी कुछ 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। और जब आयरन बनता है वो एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पीछे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। तो बेटा जो एक यूरेनियम में एक टेंडेंसी है इस तरफ आने की, यूरेनियम का न्यूक्लियस जब टूटेगा तो जाहिर है वो छोटा न्यूक्लियस बनाएगा। वो छोटे न्यूक्लियस जो है ना वो एनर्जी के स्केल पर ज्यादा नीचे, तो एवरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो पता चला कि आयरन से जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनकी फिशन भी एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीजिंग करती है, उनकी भी क्या है एनर्जी थी। उनसे बड़ा आयरन से बड़ों को फ्यूजन करना जो है वो मसला है, ठीक है बेटा कि नहीं? अहमद दोबारा बताओ कहां से चीज नहीं समझ आई, मैं दोबारा एग्जैक्टली मुझे वो पॉइंट मेंशन करो कि इस चीज को दोबारा वजाहत करें, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा अब मेरी मजे की बात सुने, अभी मैंने आपको बताया आखिरी बात है बस बेटा, मैं आपको मजीद बोर नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं? मैंने देखे आज वो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स की सारी बहस ही अवॉइड कर दी, उस तक तो मैं आया ही नहीं। 18वां पॉइंट और आज का लेक्चर यहां खत्म हो गया। 18वां पॉइंट ये कहता है कि जनाब जो ये स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स में सबसे पहले हाइड्रोजन बर्न करती है, हीलियम में कन्वर्ट होती है, हीलियम बर्न होती है, वो कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, और करते करते और फिर क्या होता है, पूरा स्टार जो होता है ना, जब उसमें से हीलियम हाइड्रोजन खत्म हो चुकी होती है तो फिर कार्बन और कार्बन की फ्यूजन होती है। करते करते जब वो मेजॉरिटी आयरन बन जाता है, आयरन से आगे फ्यूजन जो है ना एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करती। आयरन से आगे क्या होती है?
बेटा जब उसका सारे एलिमेंट्स, लोअर सारे एलिमेंट्स, उसके सारे एलिमेंट्स वो बर्न कर चुका होता है और सारे सुपरनोवा होता है। एलिमेंट्स, जी बिल्कुल, उस वक्त फिर वो ना अपना बेचारा सारा कंज्यूम कर लेता है। तो फिर पूछें क्या होता है, उसका रिएक्शन स्लो हो जाता है। रिएक्शन जब स्लो होता है वो ठंडा पड़ना शुरू होता है। जब ठंडा पड़ता है तो सारी जो गैसेस है ना, वो अंदर, चूंकि आयरन नीचे कोर में इकट्ठा हो चुका होता है, स्टार कोलैप्स करता है अपनी ग्रेविटी के अंदर, और उस ग्रेविटी से एक एक्सप्लोजन बनता है और सुपरनोवा होता है। और उस सुपरनोवा में इतनी एनर्जी होती है, उस सुपरनोवा में इतनी एनर्जी होती है कि फोर्स्ड फ्यूजन होती है। कौन सी एनर्जी होती है? फोर्स्ड फ्यूजन। और उस फोर्स्ड फ्यूजन के नतीजे में जो है ना, आयरन से बड़े एलिमेंट्स बने हैं। यानी आयरन से बड़े एलिमेंट्स जो हैं वो या फोर्स्ड फ्यूजन से बने हैं। बेटा सुपरनोवा एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन होता है। बेटा वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो स्टार की डेथ पर होता है। एक है जॉइंट स्टार जब अपने सारे अर्ली एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन को कंज्यूम करके आयरन में कन्वर्ट कर लेता है और उसकी इनर कोर सारी आयरन से भर जाती है और उसके पास मजीद कोई भी एलिमेंट अब बर्न करने को नहीं रहता या बहुत कम रहता है, तो वो कोलैप्स करता है अपनी ग्रेविटी की वजह से। और फिर उसका रिजल्ट एक जो है ना, वो एक सुपरनोवा होता है और एक डस्ट बिखर जाती है पूरे यूनिवर्स में। और वो कोलैप्स करने से पहले एक ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन करता है और उसमें इतनी एनर्जी होती है कि फोर्स फ्यूजन होती है। और उस फोर्स फ्यूजन की वजह से बेटा नए एलिमेंट्स बनते हैं जो आयरन से बड़े हैं। और वो जाहिर है कि सुपरनोवा से वजूद में आते हैं तो उनकी तादाद हमेशा कम रहती। इसी तरह से आपने देखा प्लेनेट अर्थ पे गोल्ड इतना ज्यादा नहीं है, यूरेनियम इतना ज्यादा नहीं है। ये एलिमेंट्स रेयर मेटल्स हैं, रेयर रेयर मटेरियल्स हैं प्लेनेट अर्थ के। और सर कॉमेट्स आते हैं, हाँ, एस्टेरॉइड वगैरह से आते हैं सारे। नहीं, प्लेनेट अर्थ शुपर में किसी प्लेनेट अर्थ शुरू में किसी स्टार का हिस्सा थी ना, और उसके ऊपर वो रेमनेट्स ऑफ उस सुपरनोवा के तो मौजूद है ना, उसकी वजह से ये एलिमेंट्स फॉर्म हुए। अच्छा सही है सर। वैसे अभी सन पे कहते हैं आयरन होगा। जी, आयरन सन भी अपनी एनर्जी सारी आस्ते आस्ते कंज्यूम कर रहा है ना, आयरन फॉर्म हो रहा होगा उसके ऊपर। ठीक, लेकिन अभी सन जो है ना वो अपनी एज के मिडल में है। 4.5 बिलियन ईयर्स से जल चुका है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जलना है। अभी शायद उसमें आयरन की अमाउंट अभी कम है उसमें, अभी उधर नौबत नहीं आई है। ठीक है सर कि वैसे कहते हैं सर आयरन में ऐसे क्या स्पेशल चीज होती है कि सबसे सबसे नीचे वही होता है। मैंने कहा ना, मैंने आज पूरी गुफ्तगू में न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स को अवॉइड किया। कहते तो मैं शुरू हो सुनो तो जाता लगेगा, हूँ, फिर 1 घंटा लगेगा। ठीक है कि तो वो कल पढ़ाएंगे नहीं, मैंने उसको मंडे को। अवॉइड कर देना है, बच्चे हैं मासूम, मैंने नहीं इनको पढ़ाना ना। ठीक है कि नहीं, या तो सर आप सारे कहें कि जी हाँ जी हमने सीखनी है उस चीज को, फिर बात करेंगे। ठीक, ओके। सर मैं देख रहा हूँ। आज यहाँ पर गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है।